23 नंबर देखिएगा। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। यहाँ ऑप्शन में दिया है। वेलेस्ली ने सहायक संधि का अस्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को अपने में रखना स्वीकार किया। नोट: यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। ठीक। सहायक संधि करने वाले राज्य में देखिएगा हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर भी 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार और भोसले 1803, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी और भरतपुर ये सभी 1818 में। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। आगे ध्यान दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में कौन था? हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, मैसूर और तंजौर बोलेगा तो 1799 हो जाएगा। अवध 1801, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी और भरतपुर 1818। किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? इंदौर के होलकरों ने। 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, कौन नहीं किया था? इंदौर के होलकरों, ये नहीं किया था ना। यहाँ तो दिया हुआ इंदौर के होलकरों, यहाँ स्टार दिया है क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, अवध 1801, पेशवा बोलेगा तो 1802, बरार और भोसले 1803, सिंधिया 1804, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818 को ये स्वीकार किया था। इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818 को जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी और भरतपुर। अतः प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक, यानी सभी लोग सहायक संधि को स्वीकार किया, कोई लेट कोई पहले। आगे ध्यान दीजिए 27। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम हैदराबाद 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में। हैदराबाद 1798, मैसूर और तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार और भोसले 3 और इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818 में किया था। और जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी, भरतपुर ये सभी 1818 में ही किया था। आगे ध्यान दीजिएगा सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। हैदराबाद कब किया था?
1798 में, हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, मैसूर 1799 में, अवध किया था 1801 में, अवध 1801 में किया था, और सिंधिया 1804 में किया था। सिंधिया कब किया था? 1804 में किया था। यानी सबसे पहले अब हैदराबाद आ जाएगा 1 नंबर, उसके बाद कौन आएगा? मैसूर 2 नंबर, उसके बाद अवध आ जाएगा, अवध 1801 में, और सिंधिया 1804 में, सिंधिया 1804 में। ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखें 29, भारतीय राज्यों पर अंग्रेज प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? लॉर्ड ब्लेजली। आगे देखें 30 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, अंग्रेज की प्रभुसत्ता स्थापित करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। 31 देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये बात सही है। सहायक संधि 1863 में हुआ, गलत। सहायक संधि कब हुआ था? सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के द्वारा 1798 में शुरू किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में हुआ, यह सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, ये भी क्या है? सही है। इसका डिस्कशन देखिए, भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से ब्लेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 प्रथम था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1833 में, 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 है। आगे देखें 32 नंबर क्वेश्चन, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? कौन था? लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली था। लॉर्ड ब्लेजली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छीन भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में ब्लेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। आगे ध्यान दीजिएगा 33, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल का काल 1813 से 23 ईस्वी तक था, जो कि 1815 की सुगोली की संधि से समाप्त हुई। सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी। सुगोली की संधि कब हुआ था? 2 दिसंबर 1815 को हुआ था, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया। सुगोली की संधि कब हुई थी? सुगोली की संधि कब हुई थी? 1815। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16। आंग्ल नेपाल युद्ध, ध्यान दीजिएगा, सुगोली की संधि, इसमें ऑप्शन रेंज में ए था 1800, बी 1803, सी 1805 और डी 1815, इसलिए 1815 इसमें ऑप्शन होगा। आगे ध्यान दीजिएगा 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध में शामिल था, नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ही बक्सर के युद्ध में। आगे ध्यान दीजिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध में था, ये भी सही है। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1805 में ये रहा था, ये भी सही है। लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 18 के बीच हुआ था।
जबकि लॉर्ड कर्नवालिस कब से कब 1786 से 1793 के बीच रहा था। इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है। आगे ध्यान दीजिए, इसका डिस्कशन देखिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, ना कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी लॉर्ड ब्लेजली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध बोलेगा तब 22 अक्टूबर 1764 अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। 36 देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में 1817 से 18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। 37 सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, 1820 से 27 1820 से 27 में सर थॉमस मुनरो ने मद्रास के गवर्नर रहा था, 1820 से 27 में। इसका डिस्कशन देखिए। सर थॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। ध्यान दीजिए 37 का डिस्कशन। सर थॉमस मुनरो 1820 से 27 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतबाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। देखिए 38 तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ले लिया था। विलियम बेंटिंग ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग, कछार 1832 कछार को 1832, जयंतियाँ 1835 की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। 39 देखिएगा, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कर्नवालिस होगा, क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 92 के बीच हुआ था। 1792 में श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है, कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन संबंधित है। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों को 1826 से 35 के मध्य बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1837 के बाद ठगों का अंत हो गया। आगे देखिए 41 ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था, कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन। 42 निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ये बात क्या है, सही है। दास प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था। धर्म एक से अधिक है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये क्या है, गलत है। ठगों में संगठित गिरोहों का दमन किया था, ये बात क्या है, सही है। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किया, दास प्रथा का भी उन्मूलन किया, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया। देखिए इसका डिस्कशन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंग के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया।
था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिंक ने ठगों के गिरोहों के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? कौन लगाया था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक लगाया था। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 में बंगाल सती विनियमन 1829 के नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। आगे देखिए 44, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही किया था। 45 देखिए, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? 1829 में। सती प्रथा को विलियम बेंटिंक ने कब समाप्त किया? 1829 में, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। आगे देखिएगा 46, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया है? क्लीवलैंड के द्वारा। देखिए इसका डिस्कशन, संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्ट क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्तियां भी सौंपी गई। 1796 ईस्वी के रेगुलेशन फर्स्ट द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया। आगे देखिए 47, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? किस वर्ष? 1789 में। बंगाल से दासों के निर्यात को कब रोका गया? 1789 में। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 48, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के कारण किया गया। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 ईस्वी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन था? सतारा जो 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बगहाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1856 में, जबकि अवध कब था? 1856 में। नागपुर 54। फिर से देख लीजिए इसको। सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849, बगहाट 1850, उदयपुर 52, झांसी 54, नागपुर 54 और अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में विलय किया। बगहाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब किया गया था? 1850 में। 1850 में किया था। झांसी 54। देखिए फिर से, सतारा को 1848 में विलय किया। जैतपुर संभलपुर 1819, जैतपुर संभलपुर 1819। बगहाट को कब? जैतपुर और संभलपुर 1849, जैतपुर और संभलपुर 1849, बगहाट 1850, उदयपुर 1852, उदयपुर 1852। झांसी बोलेगा तो 1853 होगा, झांसी 1853। नागपुर बोलेगा तो 1854 और जबकि अवध बोलेगा तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में विलय किया। फिर से देखिए 49, बगहाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब किया गया? 1850 में। बगहाट 1850 में। सतारा था 1848, जैतपुर संभलपुर 1849, बगहाट 1850, 1852 में उदयपुर, 1853 में
झांसी, 1854 में नागपुर, 1854 में नागपुर, 1856 बोलेगा तो अवध। देखिए 59 में से किस देसी रियासत को अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं लिया? किसको नहीं लिया था? सिंध, ऑप्शन है ए सिंध, बी ग्वालियर, सी अवध और डी सतारा। कौन हो जाएगा? ग्वालियर। ग्वालियर को नहीं लिया था। प्रसंगल विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 44 ईस्वी के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 ईस्वी में एवं व्यापकगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1848 में किया गया। आगे ध्यान दीजिएगा 51, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? अवध का विलय 1856 में हुआ था, 1856 में। जबकि 1854 में किसका विलय हुआ था? नागपुर का। 1854 में नागपुर और झांसी बोलेगा तो 1853। और उदयपुर का विलय कब हुआ था? 1852 में। उदयपुर का विलय 1852 में। जबकि सबसे पहले विलय किया था सतारा को 1848 में। सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर को 1852, झांसी 1853 और नागपुर को 1854, जबकि अवध को 1856। सबसे पहले सतारा आ जाएगा 1848, जैतपुर संभलपुर 1849 और बघाट 1850। अब 52 में 1852, उदयपुर 1853, झांसी 1854, नागपुर 1856 अवध। आगे ध्यान दीजिएगा 52 नंबर क्वेश्चन। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन हो जाएगा? सतारा। सतारा को कब शामिल किया गया था? 1848 में सतारा था। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर था 1849 में। अब बघाट 1850 हो जाएगा। तो एक के बाद 3 आ जाएगा, बघाट 1850। उसके बाद 1852 में उदयपुर था, 1853 में झांसी था, 1854 में नागपुर और 1856 में अवध हो जाएगा। तो 1 3, उसके बाद 4 2, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 53, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? 1849 में सतारा का विलय किया गया था, गलत। 1848 में ही सतारा का विलय किया गया था। 1849 में जैतपुर और संभलपुर का विलय किया गया था। 1850 में बघाट का विलय हुआ था। यहाँ देखिए 1848 में पंजाब का विलय हुआ, ये बात क्या है? गलत है। 1856 में अवध का विलय, ये क्या है? सही है। झांसी का विलय 1853 में हुआ। 54 देखें, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश 55 देखें, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? अवध का। अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर विलय किया। 56 देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी, संभलपुर, सतारा। 3 2 1 हो जाएगा। पहले सतारा आ जाएगा। सतारा को कब? 1848 में। उसके बाद संभलपुर और जैतपुर और संभलपुर था 1849 में। और 1850 में बघाट था, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 56 में कौन हो जाएगा? अवध। 57 देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? सतारा ही हुआ था। 1848 में सतारा हुआ था। जैतपुर और संबलपुर 1849 में और झांसी 1853। करौली एक दिया है। आगे ध्यान दीजिएगा 58, डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? कौन हो जाएगा? सतारा हो जाएगा। विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा हो जाएगा 1848 में। फिर जैतपुर और संभलपुर 1849 में, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1856 में, 1853 में झांसी, 54 में नागपुर और 56 में अवध। आगे देखिए 59, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज रैमजे था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 के बीच था।
1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय। लॉर्ड एलनबरो के समय देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल 1842 से 44 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? कौन किया था? नेपियर। नेपियर किया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? नेपियर। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, कब किया था? 1843 में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? 1843 में। 63 देखिए, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ही किया था। सिक्किम का भारत में विलय कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। देखिएगा इसका डिस्कशन। सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। 10 फरवरी 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में इस तिथि को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितलिया संधि हुई थी। इसमें नेपाल से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है, किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलने का उल्लेख नहीं है। 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। यह सिक्किम का आंशिक विलय है। 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ। संघ प्रश्न में ब्रिटिश भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सिक्किम के आंशिक विलय के आधार पर आयोग ने अपना उत्तर निर्धारित किया था। विकल्प सी सही उत्तर है, लॉर्ड डलहौजी। आगे ध्यान दीजिएगा। 64 निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो रहा था? कौन हो जाएगा? जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम। ध्यान दीजिएगा, 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। ठीक, जिसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। 65 देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। कब बिछाया गया था? 1853 में बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई थी। 66 नंबर देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई से थाने के बीच हुई थी। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू किया गया? 1853 में शुरू किया गया। 68 किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। 69 ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार हुआ था। किसके समय हुआ था? वही लॉर्ड डफरिन के समय ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। ध्यान दीजिए, डिस्कशन 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। आगे ध्यान दीजिए, 70 पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी देने वाले थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ध्यान दीजिए, 71 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। देखिए डिस्कशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग
फरवरी 1856 से मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। 72 नंबर देखिएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग सुनाया था। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, जो वर्तमान नाम प्रयागराज में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। 73 देखिएगा, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग ही था भारत का प्रथम वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिएगा, 74 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ? इलाहाबाद में सुनाया था। इलाहाबाद में सुनाया था। आगे देखिएगा, 75 अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने किया था? 1858 की सामग्री की घोषणा ने। 1858 की सामग्री की घोषणा ने। देखिएगा, महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। 76 देखिएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। 1877 में राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। आगे देखें, 77 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? कौन हो जाएगा? लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी था। 1842 से 44। 78 देखेगा, निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड कर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। ये बात क्या है? सही है। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि के लिए जाना जाता था। लॉर्ड ब्लेजली बंगाल का सेल। लॉर्ड डलहौजी ये हड़प नीति कंपनी के अधीन सबको मिलाया था। लॉर्ड कैनिंग यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराई, पूर्ण निष्क्रियता, कुशल आक्रमणीयता की नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली से तथा व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1884 से 88 में ही किया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया था। आगे 79 देखें, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त ये क्या है? सही है। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता ये गलत है। आगे देखिए, 80 अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल से प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त। 81 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, ये सही है। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि प्रणाली से सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था लॉर्ड हेस्टिंग्स, जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन था? सर जॉर्ज बार्लो था।
लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये क्या सही है। आगे ध्यान दीजिएगा 82 पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था 1818 में। 1818 में। 83 निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। चार्ल्स मेटकॉफ। डिस्कशन देखिए, राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 के अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को बर्ताकर बनाया था। आगे देखिएगा 84 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध में था, ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, ये सही है। देखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। 1814 इसमें पहला युद्ध लड़ा गया लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमाऊं में अल्मेड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। आगे ध्यान दीजिएगा 85 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। लॉर्ड एलेनबरो अवध का विलीनीकरण, ये क्या है गलत। लॉर्ड डलहौजी सिंधु का विलीनीकरण किया था, सिंध का विलीनीकरण किया था, ये क्या है, ये भी गलत है। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये क्या है। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा लॉर्ड एलेनबरो सिंध का अंग्रेजी राज में 1843 में विलय किया था। लॉर्ड एलेनबरो के समय हुआ था। सिंध का अंग्रेजी राज में 1843 में विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण किया। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 और लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18। आगे ध्यान दीजिए 86 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा। लॉर्ड लीटन जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ, ये क्या है, सही नहीं है। यहाँ लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण किया था 1856 में, सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित किया था, ये भी सही है। इसका डिस्कशन देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ऑकलैंड थे। लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी सम्मिलित नहीं है। 87 निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। यहाँ ध्यान दीजिएगा आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलेनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल 1864 से 69 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। ध्यान दीजिएगा 88 भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किया था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो ने 1870 में के कार्यकाल में आरंभ किया था। 89 देखिएगा भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी के काल में 1872 में प्रारंभ हुआ। लॉर्ड मेयो का काल 1869 से 72 था लेकिन सब कुछ ये 1872 में किया था, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में।
ध्यान दीजिएगा 90 वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? लॉर्ड मेयो। जनसंख्या की जनगणना प्रथम बार कौन करवाया था? लॉर्ड मेयो ने। 91 किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो का ही। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। आगे देखिएगा 92 की वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो। आगे ध्यान दीजिए 93 लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ध्यान दीजिएगा इसमें वन में बोल रहा है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, ये सही है। आगे ध्यान दीजिएगा प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। सभी बात क्या है? सही है। ध्यान दीजिए इसका डिस्कशन। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया जिसे मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया और प्रांतों के वास्तविकता आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। आगे देखिएगा 94 अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लीटन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड लीटन हो जाएगा। देखिएगा 1876 में लॉर्ड लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 95 देखिएगा अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लीटन ही अपनाया था। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? लॉर्ड लीटन इल्बर्ट बिल से संबंधित था। इल्बर्ट बिल। लॉर्ड लीटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित बोल रहा है। 96 देखिएगा लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे, जबकि स्ट्रेची कमीशन से संबंधित था, शस्त्र अधिनियम से संबंधित था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से भी संबंधित था, लेकिन इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। लॉर्ड लीटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 था में पेश किया गया था। इस बिल में क्या है? वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। 97 देखिएगा कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? तो लॉर्ड कर्जन ही हो जाएगा, जो 1899 से 1905 7 वर्ष तक रहा था, जबकि लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 4 वर्ष ही। लॉर्ड हार्डिंग बोलेगा तो ये 1910 से 16, ये भी 6 बरस तक रहे थे। और लॉर्ड मेयो ये हो जाएगा 1869 से 72 3 बरस। लॉर्ड कर्जन हो जाएगा यहाँ। 98 भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे ध्यान दीजिएगा 98 के बाद 99 भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ही। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 80 से 84, जबकि लॉर्ड डफरिन बोलेगा तो 1884 से 88 और लॉर्ड लीटन था 1876 से 80। आगे ध्यान दीजिएगा 100 नंबर क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो अभी पढ़े थे पहले। इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था किससे? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए
भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था। ये लॉर्ड रिपन से संबंधित था। यहाँ देखिए, सर सीपी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। आगे देखिए 101 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? ये नंबर हो जाएगा, जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। 102 देखिए, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया था? लॉर्ड रिपन के ही काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। आगे देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ये बात क्या है? गलत है। 2 बोल रहा है, यह नियम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये सही है। देखिएगा, इसका डिस्कशन प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम से मजदूर समानता निराश थे। यह नियम लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की, अतः केवल कथन दुसत है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का घटना चक्र का लास्ट क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84। इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के ही समय में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वायत्त प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। उन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिकों वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। आज घटना चक्र समाप्त हो गया। आज 15 पेज, नेक्स्ट 15 पेज पढ़ना है, देख लीजिए। तो गवर्नर जनरल ख़त्म हो जाएगा। (1857) की क्रांति से पहले तक पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये पूरा पढ़ना है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 1857 की क्रांति से पहले तक पूरा पढ़ लीजिएगा। आज यहीं पे रोक देते हैं। जय हिंद।